तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? 3। दो क्वेश्चन आपने कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड b बार इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ये दो वेक्टर दिए है, तो कल हमने एक नोट लिखी थी, वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बी। ये ए और बी अलग अलग है। यहां पे ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ, वहां बैठ जाओ, इतने आगे बैठना नहीं तो सेकंड बेंच पे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यहां पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। कभी कभार बच्चों का कंफ्यूजन होता है, ए बी जोड़ देते हैं और वो ए बी मतलब ना वो डिस्टेंस फॉर्मूला समझ बैठते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वो स्क्वायर रूट के अंदर आता है। तो यहां पे ध्यान रखें ए अलग है। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो कल हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा करना। तो कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए क्या था आपका? 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 6i माइनस 6j प्लस 3k और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसा लिखा जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे होगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 6 फिर प्लस 6 इंटू 3। आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किए जे के और बाद में के फिर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36 49। तो ये हो जाएगा रूट 49। 36 प्लस 36 72 प्लस 9 रूट 81। अब न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 12 माइनस 18 प्लस 18 और डिवाइडेड बाय 7 और इस 7 इंटू क्या आएगा? 9। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 63। बस यही आंसर लिख के रख देना है। चलिए लिखिए। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, जे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई के और उसके बीच में एडिशन। कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट? अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। Find the component of a bar. Find the component of a bar equals to minus 2i cap plus 2j cap plus 2k cap along. Find component of a bar. A bar मैंने यहां पे लिखा है minus 2i plus 2j plus 2k along बी बार, अलॉन्ग बी बार। और बी बार कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए बार अलॉन्ग बी बार। अब इसके लिए भी कल हमने नोट लिखी थी। क्या नोट लिखी थी? कंपोनेंट ऑफ ए बार अलॉन्ग बी बार इज गिवन एज ए कॉस थीटा। और ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय बी। तो यहां पे
component of a bar along b bar equals to, क्या होता है a cos थीटा, और a cos थीटा क्या होगा a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय b, अभी के जैसा ही a बार डॉट b बार, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हो, -2i प्लस 2j प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है 2i प्लस 3j प्लस 6k और डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड लिखना है। बोलिए आप मुझे b का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे, ये वाला क्या आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या होना चाहिए -2 इंटू 2, -2 उधर का +2, फिर यहां का 2 यहां का 3, जे के कोएफिशिएंट, फिर के कोएफिशिएंट 2 और 6, यहां का 2 यहां का 6 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13 प्लस 36 49, ये हो जाएगा -4 प्लस 6 प्लस 12 और डिवाइडेड बाय 7, 14 बाय 7 विच इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर रहेगा 2, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, आंसर आ गया 2। अब अगला क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था आपके असाइनमेंट का, एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन आया था, शायद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आया था, और मैंने वहां पे आपको स्किप करके लिखा था कि वहां पे लिखिए कि ये क्वेश्चन हम डॉट प्रोडक्ट में करने वाले हैं, याद आया वो क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था उसको क्लास में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ क्वेश्चन ऐसा था वो मुझे याद है, इफ लिखिए a बार प्लस b बार is perpendicular to a bar minus b bar, then find ratio a by b, find ratio a by b, तो a बाय बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन था, याद आया ये क्वेश्चन, हमने स्किप किया था और मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट में बताऊंगा, डॉट प्रोडक्ट में जल्दी इसका आंसर आ जाता है। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में कल हमने 3 प्रॉपर्टीज लिखी थी। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए बार डॉट बी बार को बी बार डॉट ए बार भी लिख सकते हो। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमने लिखा था। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो तीसरी प्रॉपर्टी का यहां पे यूज करते हैं, एज ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस बी बार, एज ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस बी बार, देयरफॉर क्या होगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बार प्लस बी बार, इसका डॉट प्रोडक्ट ए बार माइनस बी बार के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। समझा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आया तो अब पहले मैं ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं, फिर बी से मल्टीप्लाई करता हूं, तभी कैसा होगा, ए बार से उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी को, फिर प्लस ये वाला, फिर बी बार से मल्टीप्लाई करना है तो बी बार से उस ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई किया।
इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा ए बार डॉट ए बार। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, एडिशन के ऊपर हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। और माइनस ये होगा ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार और माइनस बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे? बोलिए रीजन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार होता है, मतलब ये दोनों नंबर सेम आएंगे और ये नंबर सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए के साथ का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए कॉस 0। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला हमने यही लिखा, डॉट प्रोडक्ट की शुरुआती हुई वही से कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। याद आया? तो अभी यहां पे ए कॉस 0, क्योंकि खुद के साथ का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा, इसलिए ए कॉस 0 और ये माइनस बी बी कॉस 0 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू बी, तो ए बाई बी रेशियो क्या आएगा? ए बाई बी रेशियो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और ये उस क्वेश्चन का आपका आंसर था जो असाइनमेंट का क्वेश्चन स्किप किया था। तो लिख लीजिए। अब अगला टाइटल दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। कल जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था वैसे अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो कल मैंने बताया था कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जैसे कल मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, टॉर्क का टाउ इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, एक उदाहरण दिया था। आर बी वेक्टर है, एफ बी वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वैसे ही एक और उदाहरण दिया था, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो एफ एम वहां पे फॉर मैग्नेटिक फोर्स था, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ऐसे 2 उदाहरण दिए थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे अगर आपके पास 2 वेक्टर है तो ए और बी, तो ए क्रॉस बी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे वहां पे ए बी कॉस थीटा आता है वैसे यहां पे वो ए बी साइन थीटा आता है। मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है। 2 लाइन अगर ऐसे वर्टिकल लाइन लगाई है मतलब मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड के बारे में आपने बताया, डायरेक्शन के बारे में कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा ना। एंड डायरेक्शन जो होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो डायरेक्शन हम लिखते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है? जैसे अगर मुझे एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और यहां पे उल्टा कर देता हूं, ए इधर से बनाया और ये बी इधर से बनाया, तो ए क्रॉस बी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? मुझे कोई भी 2 कलर के पेन दीजिए। जैसे अभी मेरे पास ब्लैक है तो मुझे रेड कलर का पेन दीजिए, जिसको ऊपर से रेड है, कलर में रेड होना चाहिए, रेड लिखा नहीं तो भी चलेगा, हाँ चल जाएगा ये। तो सपोज मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है रेड आर, ये ब्लैक बी। मुझे अगर आर क्रॉस बी करना है और ये दोनों ऐसे रखे हैं, तो राइट हैंड ऐसा करने का थंब चारों उंगलियों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मुझे अभी आर क्रॉस बी करना है तो आर के ऊपर मैंने ये चारों उंगलियां अपनी रख दी, और आर क्रॉस बी करना है तो आर के ऊपर से ये उंगलियां मेरी आर से बी की तरफ जा रही है। तो अगर आर से मेरी उंगलियां अगर बी की तरफ जा रही है तो ये अंगूठा जो परपेंडिकुलर है, थंब जो परपेंडिकुलर है इन दोनों को, ये रहेगा आर क्रॉस बी का डायरेक्शन।
आर क्रॉस बी का डायरेक्शन अभी क्या है, अपवर्ड है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, और आर क्रॉस बी कौन से डायरेक्शन में आया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को परपेंडिकुलर आता है। ये आपस में परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, बट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को परपेंडिकुलर आता है। तो आर क्रॉस बी का डायरेक्शन आर को भी परपेंडिकुलर रहेगा, बी को भी। तो आर से बी की तरफ मेरा जाना संभव है, तो आर क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड है। अब किसी ने मुझे पूछा सर बी क्रॉस आर क्या पे आएगा। अब मैंने राइट हैंड की उंगलियां बी पे रखना और बी से आर पे जाने की कोशिश करना। क्या मेरी उंगलियां उल्टी घूमेगी, नहीं घूमेगी। अगर मेरी उंगलियां उल्टी घूमना शुरू हो गई तो आप यहां पे कोई नहीं रुकेगा। क्या चिल्लाती हो, बाहर भागोगे, हाँ भूत, हाँ है ना। हमें बचपन में वो हॉरर स्टोरीज पढ़ाई जाती है, चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। आपको भी सुनाई गई, कि हमें गांव में ऐसी सुनाई दी है। बोले चुड़ैल को कैसे पहचानोगे, तो बोले पैर और हाथ ऐसे उल्टे होते हैं। सही में होते हैं, किसी ने देखी है, मैंने तो नहीं देखी, बट ऐसे क्यों डराते हैं मालूम नहीं। तो मेरा हाथ ऐसा उल्टा तो नहीं घूमेगा, घूमेगा क्या, नहीं। तो उस केस में मेरी उंगलियां उल्टा नहीं घूम सकती, मुझे बी क्रॉस आर करना है, तो मैं हाथ तो उल्टा घुमा सकता हूं। तो अभी मैंने बी के ऊपर देखो मेरी चारों उंगलियां रखी है, रखिए बी के ऊपर, और अब मुझे बी से आर की तरफ जाना संभव है। मेरा अंगूठा कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। तो देखो आर क्रॉस बी अपवर्ड था, बी क्रॉस आर डाउनवर्ड है। अब आपको मुझे बताना है, अब मैंने इनको वर्टिकल प्लेन में रखा, तो आर क्रॉस बी का डायरेक्शन एक तो आपके तरफ आ सकता है या मेरे तरफ, क्योंकि जिस भी प्लेन में हमने इसको रखा वहां से परपेंडिकुलर आएगा। अब आप मुझे बताइए आर क्रॉस बी आपकी तरफ आएगा कि मेरी तरफ, आर क्रॉस बी राइट हैंड से करना है। रेड पेन पे उंगलियां रखनी है और ब्लैक पेन की तरफ मोड़नी चाहिए। बोलिए किसकी तरफ, आपके तरफ आएगा, बराबर। देखो ऐसे आएगा, ये मैंने आपके तरफ ऐसे रखा, आर के ऊपर उंगलियां रखी और बी के ऊपर मेरी उंगलियां मुड़ रही है, तो आर से मैं बी पे जाना संभव है। तो अंगूठा आपके डायरेक्शन में है, तो आर क्रॉस बी की डायरेक्शन आपकी तरफ हो गई। और बी क्रॉस आर पूछा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, और बी से आर की तरफ जाना अभी संभव है। मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ रहेगी, समझा। तो यही राइट हैंड रूल है। अगर थर्ड फिंगर एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ का रोटेशन बता रहा है, तो स्ट्रेच थंब परपेंडिकुलर टू अदर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा रूल है, याद रहेगा। इसको भी हम लिख लेंगे, तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से होगी। अब मुझे आपको बताना है, यहां पे मैंने आपके लिए कुछ दो डायग्राम बनाई है। मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, यहां पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी, पहली डायग्राम में ए क्रॉस बी बोर्ड को परपेंडिकुलर रहेगी। बोर्ड को परपेंडिकुलर मतलब एक तो आपके तरफ आ सकता है या अंदर जा सकता है। बोलिए ए क्रॉस बी किधर आएगा, क्या करोगे, राइट हैंड का चारों उंगलियां ए की तरफ रखना। ये देखो, ये मैंने रखी राइट हैंड की चारों उंगलियां ए की तरफ, और ए से बी मोड़ना पॉसिबल है मेरे लिए, अभी ए से बी मोड़ना पॉसिबल है। अंगूठा किधर आ रहा है, आपके तरफ, तो ये क्या होगा, ये आएगा आउटवर्ड। ए क्रॉस बी आउटवर्ड, आउटवर्ड को ऐसे भी दिखाते हैं, ये उसका आउटवर्ड का सिंबल है। और यहां पे ए क्रॉस बी कैसे आएगा, इस डायग्राम के लिए, सेकंड डायग्राम के लिए। अभी मैंने अगर ए के ऊपर मेरा ऐसा चारों उंगलियां रखी, तो अभी उल्टी उंगलियां नहीं मुड़ती है मेरी, मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ उल्टा करना पड़ेगा। तो ये ए क्रॉस बी, अभी मुझे ए से बी पे जाना संभव है, तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो अंदर जा रहा है, तो ये ए क्रॉस बी इस केस में क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। सर्कल के अंदर क्रॉस बनाया तो ये इनवर्ड का सिंबल होता है, और सर्कल के अंदर डॉट बनाया तो ये आउटवर्ड का सिंबल होता है, समझा। तो ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर रहता है, ए को भी और बी को भी। तो अगर आपके पास ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का एंगल है, तो आप इससे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, और राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाली जाएगी। अब अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है मतलब आई कैप और जे कैप के कैप के नोटेशन में गिवन है। इफ वेक्टर्स आर गिवन
in component form given in unit vector notation. तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट आप अभी पहली बार कर रहे हो, उस वक्त हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करते हैं। इधर ध्यान दो बेटे। हाँ, ए क्रॉस बी अगर हमें करना है तो हम ऐसा एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये पहली बार आप सीख रहे हो तो पहले आई जे के लिख लेते हैं। पहला रो बनता है आई जे के। अब जो दूसरा रो बनेगा, जो वेक्टर पहले आया उसके कोएफिशिएंट, मतलब ए के कोएफिशिएंट क्या होंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स आई कैप ए वाई जेड कैप, सॉरी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो दूसरा यहां पे ए आया है पहले, तो यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहां पे बी एक्स बी वाई बी जेड। इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, पहले आई लिख देंगे, आई के साथ उसका डिटर्मिनेंट छोटा सा, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। जे निगेटिव होता है, जे के साथ उसका छोटा सा डिटर्मिनेंट, प्लस के पॉजिटिव होता है और के साथ उसका छोटा सा डिटर्मिनेंट। अब आई को पॉजिटिव लिखा, जे को निगेटिव लिखा, के को वापिस से पॉजिटिव लिखा। ऐसा क्यों किया? तो आई यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो मतलब 1, फर्स्ट कॉलम मतलब भी 1। एक्चुअली फॉर्मूले में होता है वो -1 रेज टू पावर m प्लस n होता है। m यानी रो, n यानी कॉलम। तो यहां पे -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगी, तो 1 + 1 मतलब 2 होगी, और -1 की इवन पावर, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पे j के लिए -1 की पावर क्या आएगी, 1 + 2, क्योंकि फर्स्ट रो है, कॉलम तो सेकंड है, तो -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर 3 आएगी। ऑड पावर -1 × -1 × -1, तो निगेटिव आएगा, इसलिए जे निगेटिव आता है। के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, मतलब यहां पे 1 + 3 आ जाता है, तो 1 + 3 4 होता है। 4 मतलब इवन पावर आएगी, तो इवन पावर वापिस से पॉजिटिव नंबर आएगा, इसलिए पॉजिटिव आता है। इसलिए आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव और के पॉजिटिव आता है। तो ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये इतना याद रख लो कि आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव। अब क्या करना, अब आई के साथ उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, तो आई का कॉलम छुपाओ, आई का रो छुपाओ। कॉलम और रो छुपाने के बाद क्या बचा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, वो यहां पे आएगा। ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। जे के वक्त जे का कॉलम छुपाओगे, जे का ये कॉलम छुपाया और जे का रो छुपाया, तो ये छुप जाएगा। तो आएगा क्या, ए एक्स ए जेड, और इधर से बी एक्स बी जेड बराबर, क्योंकि ये छुप गया। के साथ जब लिखना है तो के का रो और के का कॉलम छुपा दिए, तो ये छुप जाएगा, पहले 4 दिखेंगे। तो कितना होगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये होगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर सेकंड स्टेप लिखना बंद, लिखती नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं फिर। तो अभी आई के साथ उसका ब्रैकेट, -j के साथ उसका ब्रैकेट, प्लस के बाद उसका ब्रैकेट। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। ऐसा स्ट्रक्चर बना के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देखो किसी को पहले क्या करते हैं, प्लानिंग जब होती है तो प्लानिंग पहले किसी का खड्डा वड्डा रेडी करके रख दो, फिर टपकाने के बाद सीधा सीधा अंदर डाल के मिट्टी डालना है। तो प्लानिंग वही से होती है ना शुरू, बराबर। तो पहले हम क्या रेडी करते हैं, कफन रेडी करते हैं, या खड्डे को क्या बोलते, कॉफिन। हाँ, कफन या कॉफिन रेडी कर लेते। तो पहले हमने उसका रेडी कर लिया, तो इससे क्या होती है, साइन की गलतियां नहीं होती है जब आप क्वेश्चन करोगे। अब यहां पे क्या करना है, पहले ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। तो ए वाई बी जेड, यहां पे मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, ए वाई बी जेड, और फिर ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है। ये पहला मल्टीप्लिकेशन, ये दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तो ए जेड बी वाई।
समझा? अभी यहां पे पहला मल्टीप्लिकेशन ऐसा, तो क्या होगा, ax bz, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन az bx, फिर यहां पे ax by, और फिर ये ay bx। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डॉट प्रोडक्ट इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट में स्पीड मेंटेन करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो पहले इतना लिख ले, तो लिख लेते हैं। तो आगे हमें क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो प्रॉपर्टीज आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, तो लिखिए टाइटल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने क्या लिखी थी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब आप उसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। क्या लिखा आपने, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। rather a bar cross b bar is equal to माइनस बी बार क्रॉस ए बार। ये निगेटिव वेक्टर होंगे, क्योंकि देखिए ए बार क्रॉस बी बार अगर अपवर्ड आया तो बी क्रॉस ए कहां आएगा, डाउनवर्ड। एक दूसरे के उल्टे वेक्टर रहते हो, इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं होते। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। समझा? सेकेंड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में लिखी थी वैसे ही, क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार प्लस माइनस सी बार है, तो डॉट प्रोडक्ट की तरह ही हम इसको ए बार क्रॉस बी बार प्लस माइनस ए बार क्रॉस सी बार ऐसा लिख सकते हैं। पर यहां पे ध्यान दीजिए, ऐसा उल्टा नहीं करना, बी क्रॉस ए नहीं कर देना, या यहां पे सी क्रॉस ए नहीं करना। जो ऑर्डर में आया वैसे लिखना, ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, ऐसा अलाउड है। तीसरी प्रॉपर्टी, हमने वहां पे तीसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखा था, डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो वैसे ही यहां पे कौन से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, बोलिए आप मुझे, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो लिखिए तीसरी प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 0 बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, साइन 0 इक्वल्स टू साइन 180 इक्वल्स टू 0। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। पैरेलल मतलब 0 एंगल, एंटी पैरेलल मतलब 180 एंगल। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। ठीक, ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज। अब कुछ नोट, कुछ बातें भी हमें याद रखनी है। डॉट प्रोडक्ट में हमने लिखा था, डॉट प्रोडक्ट इज यूजफुल टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसके बाद हमने लिखा था डॉट प्रोडक्ट से हमें और क्या मिलता है, हमें अगर किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट निकालना है तो वहां पे वो यूजफुल होता है। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में हम अगर दो वेक्टर है और उसके परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी, ए को भी परपेंडिकुलर था, बी को भी परपेंडिकुलर था, दोनों को परपेंडिकुलर था। तो पहली नोट लिखिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू
unit vector perpendicular to both a bar and b bar. Unit vector perpendicular to both a bar and b bar is given as unit vector perpendicular to both a bar and b bar is given as a bar cross b bar or divided by magnitude of a bar क्रॉस b बार बराबर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर मिलता है, बराबर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो अगर आपको दो वेक्टर गिवन है ए और बी और आपको बोला गया है ये दो वेक्टर है ए और बी और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, तो परपेंडिकुलर जो चौक पिच रखी है ये परपेंडिकुलर है, तो ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर वेक्टर है। उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ये निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो नोट करने वाली बात है, आई क्रॉस जे ये हमेशा के होता है, जे क्रॉस के ये हमेशा आई होता है और के क्रॉस आई ये हमेशा जे होता है। इसको याद रखने का तरीका, इसको याद कैसे रखेंगे? तो बड़ा सिंपल है, ऐसी साइकिल याद रख लो। ये आई है, आई से जे, जे से के से आई। तो देखिए आई क्रॉस जे क्या मिलेगा? अगला यूनिट वेक्टर के मिलेगा। जे क्रॉस के अगला यूनिट वेक्टर आई मिलेगा। के क्रॉस आई अगला यूनिट वेक्टर जे मिलेगा। तो ये बात भी हमेशा के लिए याद रखिए। कभी कभार जल्दी से आंसर निकालने के लिए काम में आ जाता है। कब जल्दी आंसर निकालने के लिए काम आता है? जब वेक्टर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट नहीं है, वेक्टर में एक ही है, तो उस वक्त ये जल्दी से आंसर निकालता है, डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर मैं आपको पूछ रहा हूं जे क्रॉस आई कितना होगा? जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। ये अभी तो लिखा था हमने, ए क्रॉस बी इज रादर इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। जब हम अगर प्रोडक्ट उल्टा करते हैं तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो वैसे ही यहां पे अगर आपको आई क्रॉस जे की जगह अगर गलती से जे क्रॉस आई आया तो माइनस के हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। के क्रॉस जे आया माइनस आई होगा, आई क्रॉस के आया माइनस जे होगा। याद रहेगा? तो ये दो नोट हो गए हमें। और तीसरा नोट एक धीरे धीरे याद आ रहा है। तीसरा नोट, अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर है, पहले समझ लो फिर बोलता हूं। अगर ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर है तो इसका जो एरिया होता है, एक काम करते हैं इसको ए बी लिखने की जगह पी क्यू लिख देते हैं। तो पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, तो लिखिए if two sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram are represented by two vectors, if two sides of parallelogram are represented by two vectors as shown, then area of parallelogram is given as a bar is equal to p bar cross q bar. Then area of parallelogram is given as p bar plus q bar. Sorry, p bar cross q bar plus बोल दिया था, करेक्ट कीजिए। क्या है? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन एज a bar is equal to p bar cross q bar। याद आया? याद है? क्या आएगा? समझा? समझा? अब देखो एरिया स्केलर हुआ कि वेक्टर? एरिया स्केलर हुआ कि वेक्टर? वेक्टर। 8, 9, 10 में आपको लगता था स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर ये मेरा पाम है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा एक तो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा या नीचे के डायरेक्शन में। नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि कोई बच्चा पी क्रॉस क्यू भी कर सकता है, कोई क्यू क्रॉस पी भी कर सकता है। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया, ये एरिया अगर है तो उसको परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर रहता है। समझा? जबकि इलेक्ट्रिक करंट
हमने शुरू में बताया था इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं है, वो पैरेललोग्राम का ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो नहीं करता है। बट जब एरिया कोई बंद कमरे का एरिया है, जैसे अगर हम एक बंद क्लोज रूम में है, तो इस वक्त कन्वेंशन ही होते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर जाना चाहिए। जैसे मेरे पीछे की दीवार है ये, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ पीछे जाएगा। आपके पीछे की जो दीवार है उसका एरिया वेक्टर इधर पीछे जाएगा। रूफ है उसका ऊपर जाएगा, फ्लोर का नीचे जाएगा, ये वाली दीवार का इस तरफ जाएगा, ये वाली दीवार का इस तरफ जाएगा। जब हम बंद एरिया की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ बनाए जाते हैं। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन समझते हो? जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव क्यों, प्रोटॉन का पॉजिटिव क्यों, कन्वेंशनली जो चलते आया, मेरा नाम सतीश ही क्यों। मेरे को आता है ये सवाल, मेरा नाम सतीश क्यों, मैं ही क्यों, मैं और क्यों नहीं, मैं इसी फैमिली में क्यों पैदा हुआ, ऐसे सवाल मेरे को आते हैं। यही मेरे पेरेंट्स क्यों है, मेरे पेरेंट्स दूसरे क्यों नहीं थे, मैं इंडिया में ही पैदा क्यों हुआ। ऐसे आता है कि मेरे जैसे एड़े सवाल किसी को, हाँ मैं इधर क्यों नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई है मेरे जैसा। ऐसे सवाल आते हैं बहुत ज्यादा, सिद्धि को आते हैं। हाँ हाँ नहीं आते हैं, तो ऐसा मेरे जैसा कोई नहीं है। आपको आते हैं? एक तो मिल गई, चलो सेम पिंच। और कोई है? एक है, दूसरा और कोई नहीं है। चलो मेरे जैसे कुछ तो मिल गए। तुझे आते हैं सनन? ओके ठीक है, 3 लोग मुझे मेरे तरफ जैसे मिल गए। नहीं तो मैं अकेला खुद को पगला समझता था, कि अकेला ही तू है यार, पागल आदमी कहीं का। तो अब अगर समझो ये पैरेललोग्राम नहीं होता, ये ट्रायंगल होता ऐसा, और ट्रायंगल की 2 साइड जो वेक्टर है, तो ये एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, पैरेललोग्राम के आधा हो गया। तो ये अगर मैंने ऊपर का कट कर दिया तो अभी क्या हो गया, ट्रायंगल, तो एरिया भी आधा हुआ। तो ट्रायंगल अगर ये होता तो ट्रायंगल के एरिया में यहां पे क्या लगता, हाफ एक्स्ट्रा लगता। ये मेरी चौथी नोट हो जाती। तो लिखिए चौथी नोट, इफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेक्टर्स, if 2 sides of triangle are represented by 2 vectors, if 2 sides of triangle are represented by 2 vectors, then if 2 sides of triangle are represented by 2 vectors, then area of triangle is given as, then area of triangle is given as area vector is equal to half p cross q cross, ऐसा बराबर है। ये पैरेललोग्राम का आधा एरिया हो गया, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई हो गया। और एक लास्ट नोट, 5वां, अगर पैरेललोग्राम ही है, पर पैरेललोग्राम के जो 2 डायगोनल है, एक ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है Q। पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल अगर 2 वेक्टर है, तो उस केस में जो उसका एरिया होता है, तो एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल के समान उसका फॉर्मूला होता है हाफ पी बार क्रॉस क्यू बार। तो नेक्स्ट नोट लिखिए, नोट नंबर 5, नेक्स्ट नोट नंबर 5, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इनको डायगोनल्स ही कहते हैं ना, कि और कुछ कहते हैं, डायगोनल ही कहते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेक्टर्स, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेक्टर्स, से p बार एंड q बार, से p बार एंड q बार, then area of parallelogram, then area of parallelogram is given as, then area of parallelogram is given as, वो लिखा है बोर्ड पे वैसा लिख लीजिए। तो अब हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और कल के लेक्चर के लिए होमवर्क है आपका डॉट प्रोडक्ट के पूरे क्वेश्चंस जो आप आज ही करके आ गए थे। क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन मत कीजिए, खुद से नहीं होंगे। कल हम डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के आगे क्वेश्चन पढ़ के ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज 2 भी हम डिस्कस कर लेते हैं परसों के लेक्चर में। यहाँ पे इस क्लास में एक्सरसाइज 2 चलेगी। तो आज यहाँ पे रुकते हैं, कल मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा।